प्लीज़ अपनी पार्टिसिपेशन मैक्सिमम रखें, पार्टिसिपेशन एक्टिव होके करें ताकि इसमें आप लोगों का फ़ायदा हो। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, डेली आप चलो 10 पॉइंट्स ना अपलोड करो, मैं नहीं कहती आप 10 पॉइंट्स अपलोड करो, आप इतना कर लो कि आप डबल ए जब करते हो ना, आज से आपकी डबल ए स्टार्ट है, आप इतना कर लो कि जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा और आपको लग रहा है कि डबल ए में डिफरेंट है ना, वो पॉइंट्स ही लिख दो ताकि वो पॉइंट्स आपके साथ साथ बाकियों के भी कवर हो जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने लाइसोसोम्स कर लिया था। अच्छा मुझे बताओ कि कौन सी ऑर्गेनेली होती है जो कि रिग्रेशन कराती है यूट्रस की आफ्टर चाइल्ड बर्थ? हाँ जी, लाइसोसोम्स। अब हमारे पास लास्ट एक ऑर्गेनेली है प्रोटियोजोम। प्रोटियोजोम बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटियोजोम प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो डीनेचर करते हैं डैमेज प्रोटीन को। ठीक है, एक तो आपके लाइसोसोम्स है ना जिन्होंने डिग्रेडेशन करनी है बैक्टीरिया की भी, डीएनए आरएनए की भी। एक होते हैं प्रोटियोजोम्स जो बेसिकली प्रोटीन की डिग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, यानी प्रोटियोलाइसिस करते हैं। और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं प्रोटीएजेस जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की डीजेनरेशन कराते हैं। ठीक है, यही इसका बेसिक फंक्शन है। यहाँ तक हमने हमारी सारी सेल ऑर्गेनेलीज कर ली हैं। अब हम आते हैं उन ऑर्गेनेलीज या उन कह लो के स्केलेटल फ्रेमवर्क्स पे जो बेसिकली आपके सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। अब जो हमारा सेल होता है ना, इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। ठीक है, हर सेल की एक स्पेसिफिक शेप होती है और उस स्पेसिफिक सेल की स्पेसिफिक शेप को मेंटेन करने वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, द वर्ड मीनिंग स्केलेटन itself बेसिकली सपोर्ट। साइटोस्केलेटन क्या होता है? सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल्स, यानी सेल का स्केलेटन। इसमें आपके पास आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, काइनेसिस और डाइनिन, चार चीज़ें आती हैं। चार टाइप के आप कह लो कि आपका साइटोस्केलेटन होता है। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, एक होता है काइनेसिस, एक होता है डाइनिन और एक होता है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, ये चार फ्रेमवर्क्स हैं जिससे ये आपका जो है ना बेसिक सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। हर फ्रेमवर्क का अपना काम होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ना, वो हॉलो कंपोनेंट्स होती हैं सेल के, जो सेंट्रल सपोर्ट होता है सिलिया और फ्लैजिला का। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं सिलिया, तो इनका जो साइटोस्केलेटन होता है ना, वो उनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेल की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक्ट करता है एज ट्रैक्स फॉर टू क्लास ऑफ मोटर प्रोटीन्स, काइनेसिस और डाइनिन। यानी जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, काइनेसिस होते हैं और डाइनिन्स होते हैं। ठीक है, ये जो काइनेसिन्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि सेंटर ऑफ सेल से पेरिफेरी तक, हाँ जी, जितने आपके स्ट्रक्चर्स हैं ना, अब बेसिकली क्या बताया है कि जैसे आपकी फेलोपियन ट्यूब्स हैं, वो आपके जो सिलिया वाले स्ट्रक्चर्स हैं, वो ये सारे स्ट्रक्चर्स का एक, ये सारे सेल्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा आपका साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन में भी क्या चीज़? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के पास दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक काइनेसिन्स होते हैं और दूसरे डाइनिन होते हैं। इन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है कि जैसे सिलिया सिलरी मूवमेंट करते हैं, फ्लैजिला फ्लैजिलम मूवमेंट करते हैं ना, तो ये मूवमेंट के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उनको कहते हैं काइनेसिन और डाइनिन। काइनेसिन क्या करता है? सेंटर ऑफ सेल, यानी सेल के सेंटर से पेरिफेरी तक लेके जाता है। और डाइनिन क्या करता है? डाइनिन जो है वो बेसिकली क्या करता है? पेरिफेरी से सेंटर तक लेके आता है।
ठीक है। सेल के अंदर की सब्सटेंसेस जो होती हैं उनको बाहर से अंदर और अंदर से बाहर लेकर जाने वाले काइनेसिन्स और डायनिन होते हैं। इनका बस ये फंक्शन है। आपके लिए मेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डायनिन और काइनेसिन जो है ना वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट है और ये स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मिलते जुलते ना और वर्ड्स भी आते हैं, जैसे डेस्मिन हो गया, कैरेटिन हो गया, इनको मिक्स नहीं करना। जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनके अंदर काइनेसिन्स हैं और डायनिन है। ठीक है, ये बेसिकली स्लाइडिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवाते हैं अक्रॉस द सेल। यहाँ तक समझ लगी है? यहाँ तक साइटोस्केलेटन में हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स कर ली है। अब एक और चीज़ आती है माइक्रोफिलामेंट्स। जो माइक्रोफिलामेंट्स है ना इनका भी यही काम है, इन्होंने स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, लेकिन इनके नाम की तरह क्योंकि माइक्रो है ना, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, तो कंपेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स ये छोटे हैं, दे आर स्मॉलर। ठीक है, एज कंपेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये सॉलिड रॉड्स होती हैं ऑफ प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। इसके हमने दो प्रोटीन्स पढ़े थे ना, काइनेसिन पढ़ा था और डायनिन पढ़ा था। माइक्रोफिलामेंट में क्या होता है कि माइक्रोफिलामेंट के अंदर आपके पास एक्टिन मायोसिन होता है। ठीक है, एक्टिन जो होता है वो थिन होता है, मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है, और ये अमीबॉइड मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक्टिन मायोसिन अमीबॉइड मूवमेंट करवाते हैं सेल के अंदर और सेल के स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो आपके पास चीज़ आती है ना वो आपके पास आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तीन टाइप के साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल में क्या होता है, काइनेसिन और डेस्मिन। माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन मायोसिन। अब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करने लगे हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का साइज जो होता है ना वो मिडल में होता है। दे आर बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये नेटवर्क एक्सटेंड करता है पूरे साइटोप्लाज्म की लेंथ में और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ना पोलैरिटी नहीं होती, इसको एनर्जी नहीं चाहिए होती। इसके अंदर हेट्रोजीनस फिलामेंट्स आते हैं जिसमें आता है कैरेटिन, विमेंटिन। ठीक है, कैरेटिन, विमेंटिन, डेस्मिन, जी फैप, लेमिनिन और न्यूरोफिलामेंट्स। ये सबके नाम बेशक याद ना हो, लेकिन ये जो मैंने अभी यहाँ पे बोले हैं ना, ये जो आपकी बुक में लिखे हैं ये आपने याद करने हैं। हाँ जी, सेंट्रियोल्स हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये भी सवाल आता है। अब बेसिकली ये आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की टेबल है। इंटरमीडिएट फिलामेंट इसमें से आपने सारे नहीं याद करने, आपने वो याद करने हैं जो आपकी नसीम शहजाद में लिखे हुए हैं। ठीक है, वही आपको पेपर में सवाल में आएंगे। जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स पढ़े हैं ना कि ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो कि सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, उसी तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट भी है। अब इस इंटरमीडिएट फिलामेंट में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं डिफरेंट सेल्स के लिए। हमने पढ़ा है ना कि बॉडी में डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन का अपना सेल है, तो उसी तरीके से हर सेल का अपना इंटरमीडिएट फिलामेंट है। सबसे पहले आप आ जाओ कैरेटिन पे। कैरेटिन बेसिकली क्या है कि कैरेटिन जो है वो वाला प्रोटीन है जो कि एपिथेलियल सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, कैरेटिन जो होता है वो आपके एपिथेलियल सेल्स के अंदर होता है, ये वाला। और इसका क्या रोल है, सपोर्ट और टेंशन बेयरिंग रोल है। बेसिकली क्या होता है कि ये टेंसाइल होता है, इसको जितना मर्जी स्ट्रेच करो ना ये टेंशन बेयर कर लेता है प्रोटीन। तो ये आपके एपिथेलियल सेल्स के अंदर होता है, यानी आउटर वाली लेयर ऑफ सेल्स। इसका फंक्शन बेसिकली ये इम्यूनोलॉजिकल मार्कर है फॉर एपिथेलियल ट्यूमर्स।
ठीक है। एपिथेलियल ट्यूमर्स का मार्कर है। एपिथेलियल ट्यूमर्स में क्या आ जाता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का क्या फीचर है, कोई मुझे बता सकता है? ये सवाल आया हुआ है पेपर में कि वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का क्या फीचर है माइक्रोस्कोपी पे। किसी को इस चीज का आंसर पता है? अच्छा, एक चीज होती है केराटिन पर्ल्स। केराटिन पर्ल्स सुना है? हाँ जी, केराटिन पर्ल्स बेसिकली क्या होते हैं कि केराटिन, इन्हीं केराटिन फिलामेंट्स के पर्ल्स बन जाते हैं, यानी इनकी अरेंजमेंट उस तरीके से एक पर्ल स्ट्रक्चर में हो जाती है इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी आपका एक एपिथेलियल ट्यूमर है। तो जितने आपके एपिथेलियल ट्यूमर्स है ना, उनका मार्कर है केराटिन, क्योंकि केराटिन कहाँ होता है? एपिथेलियम के अंदर होता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास विमेंटिन या विमेंटिन लाइक फिलामेंट्स। ठीक है, ये जो आपका विमेंटिन होता है ना, ये आपके लोकेटेड होता है इन योर फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, एंड एपिथेलियल सेल्स। विमेंटिन लाइक फिलामेंट्स आर लोकेटेड इन फाइब्रोब्लास्ट एंड एपिथेलियल सेल्स। ये डिफरेंट है विमेंटिन, ठीक है। विमेंटिन लाइक फिलामेंट्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है, यहां तक बेसिकली क्लियर है। फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथीलियल सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट और मीजनकाइमल सेल्स, इन सब में आपका विमेंटिन होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये विमेंटिन क्या करता है? ये विमेंटिन जो होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि ये आपका एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर्स के अंदर होता है विमेंटिन। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर्स कौन से हो जाएंगे आपके? मीजनकाइमल सेल्स वाले, यानी लाइपोमास, फाइब्रोमास, इस तरीके से। फाइब्रोब्लास्ट में फाइब्रोमास से याद रख लो, यानी एक मैंने कनेक्शन सॉर्ट ऑफ कह लो के बनाया है। ठीक है, लाइपोमास, मीजनकाइमल ओरिजिन के जितने आपके ट्यूमर्स हैं ना, उनके अंदर आपका विमेंटिन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेस्मिन। डेस्मिन और डायनिन को कंफ्यूज नहीं करना, एक माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट है, ठीक है, और एक जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट का पार्ट है। डेस्मिन क्या करता है? डेस्मिन को पॉलीमराइज करता है कभी कभी विमेंटिन के साथ भी, और वैसे ये लोकेटेड होता है स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में, स्मूथ मसल में। ये बेसिकली लाइनिंग होता है मायोफिब्रिल्स की या माइक्रोफिलामेंट्स की, और ये होता है मसल ट्यूमर्स के अंदर। जो आपका डेस्मिन होता है ना, वो होता है मसल ट्यूमर के अंदर। मसल ट्यूमर कौन कौन से होते हैं? रैप्डोमायोसार्कोमा हो सकता है, स्मूथ मसल का लियोमायोमा हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट मसल्स के डिफरेंट ट्यूमर्स हैं। मसल ट्यूमर का ट्यूमर मार्कर जो होता है ना, वो डेस्मिन होता है, क्योंकि डेस्मिन मसल्स के अंदर होता है। ठीक है, आपकी जो बुक है ना, उसके अंदर ये सारी डिटेल दी हुई है, सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं दी हुई है। एग्जाम्पल्स आप बुक में ऐड कर लो बेशक। ठीक है, नसीम शहजाद का जो मेरे पास एडिशन है ना, वो है 6th एडिशन। उसका पेज नंबर हम कर रहे हैं 513। तो उसमें आप ये सारे एग्जाम्पल्स बेशक ऐड कर लो। एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं, बाकी सारा कुछ दिया हुआ है। जो जी फैप होता है ना, वो होता है ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? ये आपके नर्व के सेल्स में या ब्रेन के सेल्स में कह लो या सीएनएस सेल्स में कह लो होता है। एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान सेल्स और न्यूरॉन्स के अंदर ये वहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, और ये एक ट्यूमर मार्कर होता है ग्लायल ट्यूमर्स के लिए, जैसे कि ग्लायोब्लास्टोमा। जो जी फैप है वो एक ट्यूमर मार्कर है फॉर ग्लायल ट्यूमर्स,
ठीक है, जैसे कि ग्लायोब्लास्टोमा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं न्यूरोफिलामेंट्स। जो आपके न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं ना, वो एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स को सपोर्ट देते हैं, यानी आपके न्यूरॉन्स को देते हैं। तो इसलिए ये न्यूरोनल ओरिजिन के ट्यूमर मार्कर का जो है वो मार्कर है, जैसे कि गैंग्लियोनोमा। ठीक है, यहाँ तक हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कर लिए हैं। हमने जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स किए हैं वो है केराटिन, विमेंटिन, डेस्मिन, जीफैप और न्यूरोफिलामेंट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़, हमने सेल पूरा कर लिया है। नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ आती है ना, वो बेसिकली आपके पास आती हैं जंक्शंस। अब व्हाट आर जंक्शंस? जंक्शंस बेसिकली वो कनेक्शंस होते हैं। हमने एक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, अब हर सेल जो है ना वो ऐसा ही होता है। तो ये जो सेल है, इन्होंने मिल के ऐसे ऐसे करके आपकी एक लेयर बनानी है किसी भी ऑर्गन की। तो ये जो सेल हैं, इनके आपस का जो कनेक्शन होता है ना, उसको हम जंक्शन कहते हैं। इसमें आपके पास आ जाती हैं गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, इंटेग्रिन, डेस्मोसोम। डेस्मिन और डेस्मोसोम को भी कंफ्यूज नहीं करना। डेस्मोसोम एक जंक्शन है, डेस्मिन एक प्रोटीन है, और हेमीडेस्मोसोम। सबसे पहले जो आपके पास जंक्शन आती है ना, वो आती है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन बेसिकली क्या है? गैप जंक्शन है एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये फ्री पैसेज देता है आइंस को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, कि वो इजीली जा सकें। और ये कहाँ पर होता है? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है कोनेक्सिन। ये याद रखना है। इसकी डेफिनेशन बेशक याद ना रखो गैप जंक्शन की, इतना याद रख लो कि इसके अंदर एक प्रोटीन कनेक्सिन होता है, और ये हार्ट में होता है और सर्टेन न्यूरोनल सेल्स में होता है, यानी ब्रेन के कुछ सेल्स में और हार्ट के अंदर होता है। ये 2 MCQs आते हैं। ठीक है, गैप जंक्शन के 2 MCQs आते हैं। एक तो इसका प्रोटीन का नाम होता है कोनेक्सिन, और दूसरा होता है कि गैप जंक्शन आपके हार्ट में होते हैं। हार्ट एक्ट एज अ सिंसिटियम बिकॉज ऑफ गैप जंक्शंस, और ब्रेन में होते हैं, और बर्थ के टाइम पर जो है ना, स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस में होते हैं। यूट्रस, हार्ट और ब्रेन। अब मैं इसकी लॉजिक बताती हूँ कि क्यों होते हैं। जो आपके गैप जंक्शन होते हैं ना, वो एक फ्री पैसेज देते हैं आइंस को। ठीक है, जितने आपके आइंस हैं या छोटे छोटे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनको एक फ्री पैसेज देते हैं आपके गैप जंक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस फ्री पैसेज की वजह से जब ये आइंस का एक अच्छा फ्लो बन रहा है ना, कि अपनी मर्जी से यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, तो फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव करने में आसानी होती है। ठीक है, जब हमने CVS किया था, जब हमने CNS किया था, हमने इन सब में ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी किया था, SA नोड का पोटेंशियल, AV नोड का पोटेंशियल, ये सारा कुछ किया था। ठीक है, तो ये पोटेंशियल के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें पोटेशियम आयन चाहिए था। याद करो, पोटेशियम आयन जो होता है वो आपका क्या कराता है? वो स्टार्ट कराता है डीपोलराइजेशन को। फिर मेंटेनेंस के लिए आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली क्या है? ये आइंस है। इन आइंस का इजी फ्लो मेंटेन करवाता है आपका गैप जंक्शन, इसलिए ये उन ऑर्गन्स में होता है जिन्हें इन आइंस के फ्लो की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपका हार्ट है, ब्रेन है। अब बर्थ के टाइम पर जो स्मूथ मसल्स होती हैं यूट्रस की, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। उनको भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए स्टिमुलस चाहिए, और स्टिमुलस के लिए उनको आइंस की भी मूवमेंट चाहिए। तो उस टाइम पे भी गैप जंक्शंस वहाँ पर काम आती हैं। ठीक है, सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? कॉन्सेप्ट आइंस का है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्शन याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये 3 जगहों पर हो सकते हैं, हार्ट, ब्रेन और यूट्रस। अब नेक्स्ट जो आपके पास जंक्शन आती है ना, वो आपके पास आती है आपकी टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन बेसिकली क्या होती है? सील्ड जंक्शन होती है एपिथेलियल सेल्स के दरमियान। क्यों? क्योंकि हमारी एपिथेलियल सेल क्या है? एपिथेलियम आपकी आउटर लेयर है किसी भी चीज़ की। स्किन की एपिथेलियम हो गई, स्टमक की होगी, ऑर्गन्स की होगी, कहीं की भी एपिथेलियम आउटर लेयर है।
जी, ब्रेन में भी कुछ पार्ट्स में होती है, पूरी ब्रेन में नहीं होती, सिर्फ जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल मेंटेन करने की ज़रूरत होती है ना, वहाँ वहाँ पर होती है। गैप जंक्शंस आपके हार्ट में है, ब्रेन में है, स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस में है, ठीक है। फिर आ जाओ टाइट जंक्शन पे। टाइट जंक्शन है आपके एपिथेलियल सेल्स के अंदर, और इसका जो प्रोटीन है ना, उसका नाम है क्लॉडिन, ठीक है। सिर्फ प्रोटीन का नाम पता हो ये काफ़ी है। इसके प्रोटीन का नाम है क्लॉडिन। और क्लॉडिन का बेसिकली क्या फंक्शन है कि क्लॉडिन जो एपिथेलियल लाइनिंग है ना आपकी, वो एक बैरियर है। अगर वो हर चीज़ को अंदर आने देगी और हर चीज़ को बाहर जाने देगी तो हमारी बॉडी में तो कुछ नहीं रह गया। तो इसलिए टाइट जंक्शन का क्या फंक्शन है, लिमिट करना पैसेज। तो ये कहाँ होती है, ये आपकी स्किन की एपिथेलियल लाइनिंग में होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एपिथेलियल लाइनिंग में होती है, यानी कहीं भी जहाँ एपिथेलियल सेल्स है ना, उनकी लाइनिंग के अंदर आपकी टाइट जंक्शन होगी, ठीक है। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं टाइट जंक्शन का, एक तो प्रोटीन का नाम याद रखना है क्लॉडिन, और दूसरा कि ये आपकी एपिथेलियल लाइनिंग में होती है। फिर आपके पास आते हैं इंटेग्रिन्स। इंटेग्रिन जो होता है ना, वो कनेक्शन होता है साइटोस्केलेटन का फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आउटसाइड। याद है हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा है, साइटोस्केलेटन में हमने माइक्रोटिब्यूल पढ़े, माइक्रोटिब्यूल में हमने उसके दो प्रोटीन्स पढ़े थे। कोई मुझे बता सकता है माइक्रोटिब्यूल के दो प्रोटीन्स का क्या नाम है? माइक्रोटिब्यूल्स के जो दो प्रोटीन्स हमने पढ़े हैं, हाँ, काइनिन और काइनेसिन और डायनिन, ठीक है। काइनिन नहीं, काइनेसिन्स और डायनिन, ठीक है। इनका क्या फंक्शन था, एक सेल के सेंटर से पेरीफ्री में लेके जाता था, एक पेरीफ्री से सेल के सेंटर तक लेके जाता था। ये वाला कॉन्सेप्ट अब याद आ गया है। अब इंटेग्रिन्स का क्या काम है, इंटेग्रिन्स आपके साइटोस्केलेटन को जोड़ते हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। तो जो हमने प्रोटीन्स की बात की थी ना कि सेंटर से पेरीफ्री तक लेके जाएगा और पेरीफ्री से सेंटर तक लेके जाएगा, वो यहाँ पे काम आता है, क्योंकि इनके दरमियान में एक कनेक्शन होता है जिसको हम इंटेग्रिन कहते हैं। तो यहाँ से वो ट्रैवलिंग, ये एक रूट है ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग वाले प्रोटीन्स हमने कर लिए। अब हम उसकी रूट कर रहे हैं कि इंटेग्रिन क्या करता है, आपके साइटोस्केलेटन को आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ लग गई है। ये बेसिकली आपके इंटेग्रिन का फंक्शन है, और इसके अंदर जो प्रोटीन है उनको हम कहते हैं हेट्रोडाइमर्स ऑफ अल्फा बीटा सब यूनिट्स। अब उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट चीज़ जो कि है डेस्मोसोम। जो डेस्मोसोम्स है ना, इनका काफ़ी ज़्यादा सवाल आता है। एक तो डेस्मोसोम की डेफिनेशन आती है, डेस्मोसोम होती है स्मॉल डिस्क शेप्ड स्पॉट वेल्ड बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। एज इट इज़, ये वेल्डिंग वर्ड जो है ना, ये एज इट इज़ पेपर के स्टेम में आता है और ये आपका सवाल आता है, ठीक है, कि ये बेसिकली स्मॉल वेल्डिंग पॉइंट्स हैं। वेल्डिंग पॉइंट्स का क्या मतलब है कि जो सेल्स हैं, अब जो हमने टाइट जंक्शन किए थे उसमें और डेस्मोसोम में क्या फ़र्क है, दोनों में ये फ़र्क है, वो एपिथेलियल सेल्स का था, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्पॉट्स वेल्ड बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। वेल्डिंग का वर्ड लाजमी याद रखना है, जहाँ वेल्डिंग का वर्ड आए ना वहाँ डेस्मोसोम है। अब जो डेस्मोसोम है और आपका टाइट जंक्शन है, दोनों में हमने क्या डिफरेंस किया था, वो एपिथेलियम में था और ये दो सेल्स के दरमियान में है, ठीक है। ये दो सेल्स के दरमियान में है, उनको लिंक करता है। आपका जो डेस्मोसोम होता है ना, वो आपकी स्किन की स्ट्रेटम स्पाइनोसम में होता है, यानी एपिडर्मिस में जो आपकी स्किन है ना, उसका स्ट्रेटम लेयर स्पाइनोजम में बेसिकली डेस्मोसोम होता है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन ये है, इसने किसी चीज़ को पास ही नहीं होने देना, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। तो इट इज़ लोकेटेड इन
द स्ट्रेटम स्पाइनोजम ऑफ द स्किन। फिर लास्टली आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम क्या करता है? हेमीडेस्मोसोम इंटेग्रिन्स की तरह ही लिंक करता है। बेसिकली इंटेग्रिन आपके साइटोस्केलेटन को लिंक करता था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, हेमीडेस्मोसोम लिंक करता है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स को बेसल लेमिना से। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट को बेसल लेमिना से। सिर्फ इनकी जो है डेफिनेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ पर होते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा डेस्मोसोम्स का सवाल आता है। डेस्मोसोम्स के बाद गैप जंक्शन का सबसे ज़्यादा सवाल आता है और अक्सर ऑप्शन उन्होंने हार्ट का ही दिया होता है। अच्छा, यहाँ तक हम अब हमारा जो सेल है उसकी जंक्शंस हैं वो कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ना मैं बेसिक अब आपको लेक्चर एंड करने से पहले एक चीज़ बता दूं। हर लेक्चर के एंड पे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों ने ना डबल ए से ये पॉइंट्स को रिलेट करने हैं, डबल ए को फॉलो करना है। डेस्मोसोम स्ट्रेटम स्पाइनोसम ऑफ द एपिडर्मिस। ठीक है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम ऑफ एपिडर्मिस में आपका डेस्मोसोम होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने हर लेक्चर को ना कैसे जो है वो इंटीग्रेट करना है या कैसे इसको अपने डबल ए के साथ लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। जो आपकी डबल ए है ना उसके स्टार्ट में ये पॉइंट्स लिखे होते हैं। हम जब एक लेक्चर करते हैं ना तो उसके बाद आप लोगों ने थ्योरी अपनी नसीम शहजाद से करनी है और प्रैक्टिस करनी है डबल ए के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की। ये आपकी बेस्ट तैयारी है इस पॉइंट पे। डबल ए के स्टार्ट में आपको ये पॉइंट्स दिए होते हैं। अब हर चीज़ आपकी हर बुक में हर चीज़ नहीं होती। सिस्टम्स हम एंड पे दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, हर बुक में हर चीज़ नहीं होती। आपने इसको ऐसे कोरिलेट करना है कि अब जैसे देखो हमने आज ऑर्गेनेलीज की हैं, ये डबल ए में से ऑर्गेनेलीज का पोर्शन है। हमने पढ़ लिया है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कौन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने एक फंक्शन पढ़ा है ना कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आपने जब अपनी डबल ए में से पढ़ना है ना तो आपने इसी तरीके से पढ़ना है कि ठीक है ये वाला पॉइंट मैंने कर लिया है। उसके बाद एल्कोहल टॉक्सिक डोज में, अब एल्कोहल और का टॉक्सिक डोज और नॉर्मल डोज ये पॉइंट हम लेक्चर में उस तरीके से कवर नहीं कर पाए, यानी मैंने आपको टॉक्सिक और नॉर्मल डोज का नहीं बताया। ठीक है, यह आपका न्यू पॉइंट है, इसको आपने समझना है। बेसिकली क्या होता है कि एल्कोहल, अगर तो कोई एक बंदा है जिसने एल्कोहल थोड़ी सी पी है, एक नॉर्मल डोज में पी है, हाँ जी, नॉर्मल डोज में एल्कोहल पेरोक्सिसोम्स जो है ना वो करती हैं उसको ब्रेक डाउन। अगर वो टॉक्सिक डोज में आ जाए ना, यानी ओवर ड्रिंक हो जाए, तो फिर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने अपने डबल ए से पॉइंट्स को रिलेट करने के। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने थ्योरी में पढ़ लिया है, हमें समझ आ गई है। जो जो पॉइंट रहता है वो यहाँ से करते जाना है। लाइजोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। पेरोक्सिसोम हमने कर लिया था कि एससीआर में से होता है। लाइजोसोम गोल्जी बॉडी में होता है। फिर आरईआर कंटिन्यूस होता है आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। इस तरह ना आपने ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना इनको करना है। इस लेक्चर में आपको ज़्यादा इतने पॉइंट्स मिल नहीं रहे क्योंकि मैंने आपको सेल कराया ही बेसिकली एमसीक्यूज़ के हवाले से है कि जो एमसीक्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई सिस्टम करते हो, कोई भी थ्योरी का टॉपिक करते हो, उसको अपने डबल ए के साथ इसी तरीके से कोरिलेट करो कि ये वाली चीज़ यहाँ पर ऐसे है, ये वाली चीज़ ऐसे है, ताकि आप लोगों को कोई भी एमसीक्यू ऐसा ना लगे कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया है।